Welcome back, dear students. Today we will discuss the another important topic of the chapter molecular basis of inheritance. लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था उसमें टीआरएनए एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल स्टडी किया था. मींस टीआरएनए के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वन साइड वो एमआरएनए के कोडोन्स को रीड कर सकता है और दूसरी साइड उस पर्टिकुलर कोडोन के स्पेसिफिक एक अमीनो एसिड के साथ लिंक हो जाता है, जिससे एमआरएनए के सीक्वेंस को रीड करके एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस को तैयार करने में हेल्प करता है. अब उसी अडेप्टर मॉलिक्यूल की हेल्प से अमीनो एसिड की जो चेन बनती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, अब वही प्रोसेस हमें स्टडी करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन. अब जो ट्रांसलेशन है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. वो प्रोसेस जिसमें एमिनो एसिड्स पॉलीमराइज करके एक पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. अब जो पॉलीपेप्टाइड बन रही है उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड हैं. उन एमिनो एसिड का ऑर्डर और सीक्वेंस क्या होगा ये डिपेंड करता है बेसिस का जो सीक्वेंस है जो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है. सो ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आर determined by base sequences on mRNA के ऊपर जो बेस का सीक्वेंस है, किस न्यूक्लियोटाइड के बाद या किस बेस के बाद कौन सा बेस है या कौन से न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, वो डिसाइड करता है कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा. अब एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हम रीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, मींस कोडोन की फॉर्म में रीड करते हैं. तो पहला कोडोन कौन सा है, दूसरा कोडोन कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड के जो सीक्वेंस है, यानी कि एमिनो एसिड उन कोडोन के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना स्टार्ट होते हैं, अनकोडेड होते हैं. तो यहाँ पे एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड किया जाता है बाय द बेस सीक्वेंस ऑन एमआरएनए. एमआरएनए के बेस सीक्वेंस डिसाइड करेंगे कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा. नेक्स्ट थिंग, अब जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं उसमें एमिनो एसिड बहुत सारे हैं और जो एमिनो एसिड्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड से जो एमिनो एसिड्स है पॉलीपेप्टाइड में कनेक्टेड होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इन अ पॉलीपेप्टाइड amino acids are bind together by peptide bonds. पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड जैसे एक एमिनो एसिड की हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का कुछ इस तरह से होता है. ये फर्स्ट एमिनो एसिड मान लेते हैं हम, ये इसका एन टर्मिनल है यानी कि यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे ये सी टर्मिनल है यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है. अब जो दूसरा एमिनो एसिड आता है उसको हम ये वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं. HNH CH2COH. अब यहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है. यहां पे OH और H ये दोनों मिलके वाटर की फॉर्म में यहां से इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं. ये वाला जो पार्ट है अब ये बाहर निकल जाता है यहां से. इस केस में अब जो कार्बन और नाइट्रोजन वो कनेक्ट होते हैं. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं. अगर कार्बन CO यहां पे बचा है हमारे पास C,
डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। NH का मतलब होता है कि नाइट्रोजन कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड बन गया है। अब यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें ये पूरा पार्ट इंक्लूड कर लिया जाता है, ये इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड O और NH के बीच का जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरीके से लगातार एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, मींस मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उसी के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो एमिनो एसिड्स को बाइंड करके रखते हैं। लेकिन यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होती है उसके अकॉर्डिंग अब यहां पे हम स्टडी करेंगे कि ट्रांसलेशन के लिए किस मशीनरी की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं। सो मशीनरी फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी? सबसे पहले यहां पे जो ट्रांसलेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स जो कि रॉ मटेरियल का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं से चेन का फॉर्मेशन होगा। तो पहली रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल होगी। सेकेंड, यहां पे सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जहां पे एक्चुअल में एमिनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं। थर्ड, एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम की जनरली यहां पे रिक्वायरमेंट होती है। एंड फोर्थ वन, mRNA, जिससे इंफॉर्मेशन का यूज करके, यानी कि जो डिक्टेशन हुई है, जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस था उसका डिक्टेट किया था एमआरएनए की फॉर्म में, अब उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके बनाना है पॉलीपेप्टाइड। मींस वो सारे डिक्टेशन जो एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट है या जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में प्रेजेंट है उसको यूज करना है पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस की फॉर्म में। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होती है, और इन्हीं से हमें इन जो पार्ट्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन का आंसर भी मिलेगा कि जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी आएगी कहां से। बिल्कुल ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की तरह यहाँ पे भी जो रॉ मटेरियल है उसका एटीपी के साथ कंबाइन होना जरूरी होता है। जब वो कंबाइन करता है तभी उसका एक्टिवेशन होता है, और तभी उसके एक्टिवेशन से ही एक्चुअल में वो एनर्जी अवेलेबल होती है जिसकी रिक्वायरमेंट ट्रांसलेशन में होती है। Now, mechanism of translation. मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का अब मैकेनिज्म क्या होगा? ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस सबसे लास्ट में आएगी। मींस पॉलीपेप्टाइड बनती कैसे, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसमें हम सबसे पहले जो 4 रिक्वायरमेंट है उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन कैसे होता है? एमिनो
एसिड्स जनरली 20 अमीनो एसिड कंसिडर किए जाते हैं। अभी एक और अमीनो एसिड डिटेक्ट किया गया 11th की बुक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको 21 अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। तो जो अमीनो एसिड्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ये अमीनो एसिड्स हैं ये एक्टिवेटेड होते हैं। एक्टिवेशन का मतलब होता है दे कंबाइन विद एटीपी। अमीनो एसिड्स कंबाइन विद एटीपी in the presence of enzyme amino acyl tRNA synthetase। इस एंजाइम की प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स एटीपी के साथ कंबाइन करते हैं। मींस क्या रिएक्शन यहां पे बन सकती है, एमिनो एसिड्स, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड है प्लस एटीपी, यहां पे एंजाइम होगा एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज की प्रेजेंस में यहां पे जो प्रोडक्ट अब बनता है एमिनो एसिड AMP का मतलब होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एटीपी से दो जो फोस्फेट ग्रुप है वो दो फोस्फोरस वाला जो ग्रुप है पायरोफॉस्फेट जिसको बोलते हैं वो रिलीज हो जाता है और साथ में यहाँ पे जो एंजाइम है वो अभी भी यहाँ पे जुड़ा होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये बन जाता है यहाँ पे एमिनो एसिड AMP और एंजाइम, ये पूरा पार्ट इसको एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब साथ में पायरोफॉस्फेट ये वाला जो पार्ट है वो रिलीज होता है। ये एमिनो एसिड AMP और एंजाइम इसको मिला के बोलते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कंटेंट है और जो पायरोफॉस्फेट है जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, मींस दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है। तो पहला पार्ट तो ये हो जाता है इसमें। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के साथ साथ एक और स्टेप यहां पे होता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोला जाता है। एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब इसका मतलब क्या होता है, जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड यहाँ पे बना है वो जाके अपने स्पेसिफिक यूनिक टीआरएनए के जो 3 प्राइम एंड है CCAOH जो मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, वहां पे जाके ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है और इस स्टेप को बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स ज्वाइन और बाइंड विद देयर कोग्नेट का मतलब है यूनिक, यानी कि हर एमिनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए होता है। तो जो एमिनो एसिड्स है वो अपने कोग्नेट यूनिक टीआरएनए के साथ बाइंड कर जाते हैं। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड बाइंड विद देयर कोग्नेट टीआरएनएज के साथ बाइंड कर जाते हैं और इसी बाइंडिंग को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। This binding of activated amino acid with tRNA is known as charging of tRNA or amino acylation of tRNA। इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। एंजाइम सेम जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है उसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले ये वाला पार्ट
एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड एएमपी देन एंजाइम। अब इसके साथ में जो कंबाइन करता है पार्ट दैट इज टीआरएनए। टीआरएनए के साथ ये ज्वाइन करता है, एंजाइम होगा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो टीआरएनए है उसके साथ ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड जुड़ जाता है, एएमपी और एंजाइम ये बाहर निकल आते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है टीआरएनए, इसके साथ जुड़ गया एमिनो एसिड और बाकी चीजें एएमपी और एंजाइम ये बाहर निकल आते हैं, एएमपी प्लस एंजाइम। एंजाइम दोबारा से नेक्स्ट एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से पहला जो स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, इसमें एक्टिवेशन भी होता है और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी होता है। तो मैकेनिज्म में पहली चीज यही आती है। तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि साइटोप्लाज्म में जितने भी एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं, जनरली जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे उनकी बात करते हैं। तो अब लेटेस्ट व्यू के अकॉर्डिंग 21 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये एमिनो एसिड्स सबसे पहले एटीपी के साथ कंबाइन करते हैं एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में। ये कंबाइन जब करते हैं तो एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कंटेंट अब स्टोर हो जाता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है वो बाइंड करता है विद देयर कोग्नेट टीआरएनए, जो स्पेसिफिक यूनिक टीआरएनए उसके साथ जाके वो जुड़ जाते हैं। जब वो इसके साथ जुड़ते हैं तो इसी को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं। अब एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए किस लिए बोलते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इस तरीके से मैंने टीआरएनए बनाया था, तो यहां पे बताया था कि यहां पे एक ग्रुप होता है इस तरीके से, सीसीए और ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है, ये एमिनो एसिड है, इसका जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है वो इसके साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C C A, तो ये वाला जो पार्ट है ये एमिनो एसाइल की तरह काम करता है, एसाइल ग्रुप बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। यानी कि एमिनो जो ग्रुप है वो एसाइल ग्रुप क्रिएट करता है, एमिनो एसिड एसाइल ग्रुप क्रिएट करता है टीआरएनए के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है, टीआरएनए अब एक्टिवेट चार्ज हो जाता है, साथ में एएमपी और एंजाइम रिलीज हो जाते हैं। तो ये होता है पहले स्टेप के अंदर एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के अंदर। इसमें एक और चीज आती है कि जो चार्ज टीआरएनए होते हैं, अगर उनको एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, क्लोज इनफ, एक दूसरे के काफी नजदीक लाया जाए, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है दो एडजेसेंट एमिनो एसिड्स के अंदर या उनके बीच में, वो अपने आप ही हो जाता है, यानी कि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। When charged tRNA are brought together, formation of peptide bond occur स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही बन जाता है क्योंकि एनर्जेटिकली ये फेवरेबल होता है। इसके अलावा बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को और भी फास्ट कर दिया जाता है। इसके लिए यहां पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। एन एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज enhance the
रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मींस दो टीआरएनए जो कि चार्ज है, जब उसको एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं और अपने आप ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने की स्पीड है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये पहले स्टेप के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये स्पेशल पॉइंट होगा कि जब चार्ज टीआरएनएस को एक साथ लाया जाता है, काफी क्लोज लाया जाता है, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करने का काम करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये एक स्पेशल एंजाइम है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है एंजाइम्स। जो एंजाइम्स है, अब यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, तो एक तो इसमें यूज होता है एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज ये जो एंजाइम है ये यूज होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स में यूज होता है। सेकेंड ये यूज होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के साथ एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ज्वाइन करने में एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एक्टिव तब होता है जब इसके साथ में जो कोफैक्टर है यानी कि मेटल आयंस, मैग्नीशियम आयन उसके साथ प्रेजेंट होता है तो उसकी एक्टिविटी एनहांस होती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा दूसरा जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है वो है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की बात की जाए तो जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है ये एक राइबोजाइम होता है। राइबोजाइम, राइबोजाइम का मतलब होता है जब आरएनए एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है। When RNA acts as a catalyst, जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है तब उसको बोला जाता है राइबोजाइम। अब यहां पे जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का काम क्या होता है, दैट इज ए ट्रिगर